तो नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है। मतलब अपने वर्कआउट प्लान, वर्कआउट रूटीन, वर्कआउट स्प्लिट, चाहे अपनी डाइट से मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया है। और इस थॉट से कि देखता हूँ क्या काम करता है मेरे लिए बेटर। ठीक है, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी वर्कआउट स्प्लिट कर, वर्कआउट रूटीन है, डाइट है, वो मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। बट क्या इससे भी अच्छा मैं रिजल्ट पा सकता हूँ? और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शायद मुझे अपना वर्कआउट स्प्लिट चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज अच्छी रखनी पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है। एक्सरसाइज में भी मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की। एक ही एक्सरसाइज के अलग अलग वेरिएशन, लाइक डंबल कर्ल किया, देन इंक्लाइन डंबल कर्ल, और वर्कआउट्स भी थोड़ा चेंज किया। देख रहा हूँ कौन सा मेरे लिए एकदम परफेक्ट बैठता है और उसी को मैं लंबे समय के लिए फॉलो करूँगा। मैं भी शायद बीच में 1-2 महीने थोड़ा इधर उधर चेंज करूँ, थोड़ा सा मसल को शॉक करने के लिए। बट अगर एक ऐसा वर्कआउट स्प्लिट, एक ऐसा उस पर्टिकुलर वर्कआउट स्प्लिट में सर्टेन एक्सरसाइज सिलेक्शन में रखूं जो कि मेरे लिए बेस्ट काम करता है, इससे मुझे बेटर मसल माइंड कनेक्शन, बेटर पंप फील हो, और जो वो पर्टिकुलर मसल सबसे ज़्यादा वही एक्टिवेट हो। तो ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस मैं कर के देख रहा हूँ। लाइक मैंने सोचा कि जैसे बेंट ओवर रोइंग है, तो उसके बजाय मैंने सोचा कि चलो टी बार रोइंग करके देखते हैं, और आज मैं टी बार रोइंग ही करने वाला हूँ। ट्राई करके देखने में क्या जाता है, कैसा फील होता है। शायद मुझे बेंट ओवर रोइंग से बेटर रिजल्ट मिले। बेंट ओवर रोइंग क्या होता है कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत बार होता था कि मेरे साथ कि मेरे हैम्स या फिर ग्लूट सोर हो जाते थे, और जब लेग्स करने का टाइम आता था तो वो तब तक रिकवर नहीं होते थे। तो मेरा कहीं ना कहीं लेग्स अफेक्ट होता था और मैं अपने 100% पे नहीं रहता था ऑब्वियसली, और मुझे रेस्ट डे देना पसंद नहीं है। तो लेग्स करने भी जाता था तो वैसा वर्कआउट नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, कोई ऐसी एक्सरसाइज देखता हूँ जो कि मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट को सोर भी ना करे और मेरे वो पर्टिकुलर मसल भी सही ढंग से एक्टिवेट हो जाए, जो कि बेंट ओवर रोइंग में होते थे। 2-3 एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट की जो कि मैं कर सकता हूँ। एक तो सिंगल आर्म रोइंग। बस सिंगल आर्म रोइंग में क्या कि आप उतना हेवी जाओगे तो मसल माइंड कनेक्शन टूट जाएगा, वो ठीक है दूसरी या तीसरी एक्सरसाइजेस के तौर पे। बट पहली एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए आपकी जिसमें आप हेवी भी जाओ और वो एज अ कंपाउंड एक्सरसाइज ऐड करे। बट स्टिल जो आपका सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है होना चाहिए मसल, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए मसल, वही एक्टिवेट हो, ना कि वो मसल जो कि नहीं होना चाहिए। सो पहले क्या था कि मैं एकदम रिजिड था अपने वर्कआउट स्प्लिट को लेके, अपनी डाइट को लेके। नहीं, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ यही फॉलो करूँगा, इसके अलावा नहीं करूँगा मैं कुछ फॉलो। ये काम कर रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है मुझे, मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, ठीक है, अब इसी समय स्टिक रहूँगा। तो मैं पुश पुल लेग इसी कारण से बहुत लंबे समय तक के लिए मैं फॉलो करता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अलग से कोई स्प्लिट फॉलो करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट स्लो हो जाएगा या फिर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। और इसी कारण से भी मैं अपनी डाइट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। पहले ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जो मैं मेहनत करूँगा फिर जिम में जाके इतना पसीना बहाऊंगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे। उस कारण से भी मैं काफ़ी रिजिड रहा। बट इतना भी आपको रिजिड नहीं रहना है कि आप अपने वर्कआउट स्प्लिट को कभी चेंज ही ना करो, या फिर अपनी डाइट में थोड़ा सा भी चेंज लाने से पहले 1000 बार सोचो। अगर आपके मैक्रोस सेम है तो अगर कोई आप दूसरी डाइट फॉलो करने की सोच रहे हो, या फिर कोई अपनी डाइट में फूड
को एलिमिनेट करने का सोच रहे हो और कुछ नया फूड इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हो, अगर आपकी ओवरऑल कैलोरीज सेम है, देन आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कोई वो मैटर करेगा। सो एनीवेज, आज है हमारा बैक का वर्कआउट। तो मैं पहला एक्सरसाइज करने वाला हूँ, वो है टी बार रोइंग। देखता हूँ कैसा काम करता है और कैसा फील होता है। अगर अच्छा फील होगा तो उसी को कुछ समय तक फॉलो करूँगा, क्योंकि बेंट ओवर रोइंग मैंने जैसे बताया कि जैसा मैंने बताया बेंट ओवर रोइंग में हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स काफ़ी सोर हो जाते हैं, और परसों मैंने लेग्स किया था, मेरे अभी तक सोर है। मैं दोबारा भी बेंट ओवर रोइंग करने जाऊँगा तो वो और सोर हो जाएंगे, रिकवरी में और टाइम लगेगा। फिर दोबारा जब मेरा लेग्स रहे तब तक शायद वो 100% पे नहीं रहेंगे, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। और जब आपके मसल 100% पे नहीं रहते, वो रिकवर्ड नहीं होते, तो उनके इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस में रहते, वो रिकवर्ड नहीं, ऊपर से आप और स्ट्रेस दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इंजर्ड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो एनीवेज, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट। सो फार फीलिंग ओके लग रहा है, ऐसा भी नहीं लगे वो भाई क्या मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करना है, ऐसा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है। इससे बेटर मैं बेंट और ही करूँगा, ये उतना मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। सो जो ट्रेडिशनल लेग पुल डाउन की एक्सरसाइज रहती है, जिसमें आपका बार फ्रंट में आता है, उससे मुझे ये लेग पुल डाउन का जो वेरिएशन है ये फार बेटर लगता है, क्योंकि इसमें मैं अपने लैट्स को ज़्यादा अच्छे स्क्वीज कर पाता हूँ, ज़्यादा अच्छे मेरे लैट्स मुझे फील होते हैं। सो एक सेट और करता हूँ, 2 सेट अभी हुआ है, एक और सेट 10 kg बढ़ाता हूँ 130 kg लगा के, फिर देखते हैं कितना जाता है। छः रिपीटेशंस आए, सो ठीक है।
पहले मुझे लगता था कि स्ट्रैप्स का मैं यूज़ करूँगा तो मेरे फोर आर्म डेवलप नहीं होंगे, स्ट्रैप्स बच्चे यूज़ करते हैं। बट अगर आपको अपने बैक के ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना है तो स्ट्रैप्स का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपको एक्स्ट्रा रिपीटेशन निकालने के लिए। अगर आपको अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी करनी है, फोर आर्म्स अच्छे करने हैं तो उनकी एक्सरसाइज कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। क्यों बेकार का अपने बैक की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना। हाँ, हर सेट में स्ट्रैप्स का यूज़ नहीं करना है। जिस सेट में आपके फोर आर्म्स पहले थक रहे हैं या फिर जिस सेट में आपके फोर आर्म्स पहले थक जाते हैं उस सेट में आप स्ट्रैप्स का यूज़ कीजिए। या फिर सिंपल तरीके से बताओ तो जिस एक्सरसाइज में आप हेवी जा रहे हो या फिर जिस सेट में आप हेवी जा रहे हो 6-7 रेपिटेशन उसमें लगा कर सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा कम से कम 4-5 रेपिटेशन आए। सो बैक की एक एक्सरसाइज बची हुई है लास्ट, वो करते हैं और फिर रियल लेट की एक्सरसाइज करके बैक का वर्कआउट खत्म करते हैं। So workout is done. Post workout ritual, pump check. रियर लेट काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं पहले से पिछले 1-1.5 महीनों में, जब से मैंने जो वॉल्यूम है रियर लेट का उससे थोड़ा बढ़ा दिया है। अराउंड 5 से 6 सेट करता हूँ मैं रियर लेट के, या तो एक ही एक्सरसाइज के पूरे 6 सेट कर लूँगा 5 से 6 सेट, या तो फिर 2 एक्सरसाइज करता हूँ रियर लेट फ्लाई और सिंगल हैंड केबल के साथ रियर लेट। सो चेक करते हैं अपना बैक का पंप। So let's go. So मैं अभी 4-day वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। चेस्ट, शोल्डर, बैक, साथ में रियल डेल्ट की एक्सरसाइजेज, उसके बाद आर्म्स, फिर एक दिन लेग्स। और मेरा हर बॉडी पार्ट 3 दिनों के गैप के बाद आता है, तो रिकवरी का भी बहुत अच्छा टाइम मिलता है। और टेक्निकली वीक में वो 2 बार ट्रेन भी हो जाते हैं। अब वीक में हर बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आज मंडे है
तो अगले मंडे तक मुझे सारे बॉडी पार्ट्स को 2-2 बार ट्रेन करना है। ऐसा नहीं है, वीक में 2 बार ट्रेन करने का मतलब होता है कि 7 डेज के गैप में, लेट्स से कि आज आपने आर्म्स ट्रेन किया तो आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको दोबारा एक बार आर्म्स ट्रेन करना है। तो वीक में 2 बार ट्रेन करने का मतलब वो होता है। ऐसा नहीं कि मंडे टू मंडे एक वीक है तो इसी के अंदर मुझे सारे बॉडी पार्ट्स को 2 बार करना है। कर सकते हो, पुश पुल लेग्स आप करो तो आप ऑब्वियसली हो जाएगा, बट पुश पुल लेग्स एक बहुत ही डिमांडिंग वर्कआउट स्प्लिट है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स ये तीनों आप एक साथ करोगे तो कोई ना कोई आपका बॉडी पार्ट सफ़र करेगा ही करेगा। सबसे पहले लोग जनरली चेस्ट करते हैं, फिर शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं और लास्ट में ट्राइसेप्स करते हैं। लास्ट में जब तक आप ट्राइसेप्स पर जाओगे तब तक आपका बॉडी बहुत फटीग हो चुका होगा, एग्जॉस्टेड हो चुका होगा। और अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे हो तो मेरी बात मानिए, पुश पुल लेग्स आपके लिए नहीं है। पुश पुल लेग्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए ना, पूरा उसका 100% आउटपुट निकालने के लिए आपको अच्छे खास सरप्लस में खाना पड़ेगा। और अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है जिससे आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पे या फिर थोड़े बहुत छोटे सरप्लस से लीन बल्क कर रहे हो तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए तो और भी बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट आप फॉलो कर सकते हो। जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग्स, आर्म्स ऐसे भी कर सकते हो। उसमें भी आपके सारे बॉडी पार्ट्स 2-2 बार ट्रेन हो सकते हैं 3-3 दिन के गैप के। ये जो अभी वर्कआउट्स फिर फॉलो कर रहा हूँ ना, इसमें सबसे बेस्ट ये है कि 3 दिन का आपको रेस्ट पीरियड मिल जाता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, उसके बाद आप ट्रेन करते हो तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी नहीं होता उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को दोबारा ट्रेन करने में, और रिकवरी भी अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब मैं पुश पुल लेग्स करता था। तो बहुत बार मेरे बॉडी रिकवर नहीं कर पाती थी, इवन दो कि मैं उस टाइम कार्डियो वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, नॉर्मल बस जिम जाता था, सरप्लस में अच्छा खासा सरप्लस में खा रहा था, मतलब 700-800 ग्राम वाइट राइस खाता था, उसके अलावा तो और छोड़ दीजिए जो और डाइट रहती है। तो बहुत बार क्या होता था कि मैंने पुश किया, पुल किया, फिर लेग्स किया, उसके बाद मेरी बॉडी मतलब इतनी थक जाती थी कि मुझे एक दिन का रेस्ट देना ही पड़ता था बहुत बार। तो लेग्स वीक में एक ही बार ट्रेन हो पाते थे। तो ये इशू है पुश पुल लेग्स के साथ। प्लस मैंने नोटिस किया जब तक मैंने पुश पुल लेग्स किया तो दूसरा जो मेरा वर्कआउट रहता था पुश का या पुल का या फिर लेग्स का, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता था जो वीक के फर्स्ट हाफ में रहता था जितना इफेक्टिव। सो पुश पुल लेग्स के साथ ये दिक्कत है। बाकी अभी जो मैं कर रहा हूँ वर्कआउट स्प्लिट, इवन दो मैं मेंटेनेंस पे खा रहा हूँ, अच्छा खासा कार्डियो भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। अगर भाई मैं पुश पुल लेग्स करने जाऊंगा तो नहीं होगा, मैं कैलोरीज ज़्यादा बर्न करने लगूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसलिए। सो एनीवेज लेट्स गो। अगर फिर भी आपको पुश पुल लेग्स करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो मेंटेनेंस पे खाते हैं। आधा ज़्यादा लोग को उतना मतलब भी नहीं है कि लीन रहने से या फिर शेडेड रहने से। मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम जाते हैं उन्हें सिर्फ मसल गेन करने से फ़र्क पड़ता है और अच्छा खासा एक वर्कआउट निकल जाए बस। तो ऑब्वियसली तब आप पुश पुल लेग्स करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस अगर सरप्लस में खा रहे हो ना तो पुश पुल लेग्स सबसे बेस्ट स्प्लिट बोलूँगा मैं। अगर आपके पास टाइम है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है तो कर सकते हो पुश पुल लेग्स। लेकिन फिर भी सभी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी की रिकवरी रेट अलग होती है। शायद कोई उतना अच्छे तरीके से रिकवर ना कर पाए पुश पुल लेग्स के। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि एकदम फुल ऑन एक्सीलेटर दबा के एकदम पूरा एक्सरसाइज करते हो फुल इंटेंसिटी के साथ, तब तो डेफिनेटली पुश पुल लेग्स जब आप करोगे तो बॉडी उतना अच्छा रिकवर नहीं कर पाएगी। अगर रिकवर कर भी रही है तो 100% जो आउटपुट है वो आप नहीं निकाल पाओगे दूसरे हाफ वाले वीक में। सो या और अभी मौसम ऐसा हो रखा है कि सुबह सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हल्का हल्का ठंड रहता है। उस टाइम लगता है कि ना शर्ट पहन के निकलना चाहिए था बाहर, बट धीरे धीरे 11:30, 12 बजते बजते धूप हो जाती है कड़ी, फिर गर्मी लगने लगता है। सो देखते हैं अब शर्ट कब पहनता हूँ मैं। सो एनीवेज आज के इस वीडियो को रखते यहीं तक।
और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी आर्म्स की, यानी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छी ट्रेनिंग करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।